डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है संसाधन भूगोल और इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार अथवा वर्गीकरण को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है यह ज्योग्राफी के जो मेन एग्जाम में है उसमें लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तावना से, क्योंकि विदाउट प्रस्तावना की यदि हम आंसर लिखते हैं तो मेन एग्जाम में हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। मानव जीवन का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हमारा भारत जो है क्या है, विकासशील देश है और यहाँ पर जो संसाधनों का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है, स्वतंत्रता के पश्चात। और उससे पहले जो संसाधन थे वह कौन ले जाता था, ब्रिटिश ले जाता था। इसीलिए जो संसाधन जो मानव जीवन का विकास है वो किस पर निर्भर करता है, संसाधनों पर। क्योंकि पहले से ही हमारे भारत में अगर संसाधन हमारे भारत के लिए ही उपयोग होता तो हमारा भारत भी अमेरिका रूस के जैसे विकसित हो गए होते। किंतु हमारे जो भारत के संसाधन था उसका उपयोग कहाँ के लोग कर रहे थे, इंग्लैंड के लोग कर रहे थे। इसीलिए वहाँ के लोग विकसित हो गए और हम लोग अभी भी विकासशील में हैं। फिर है आदिकाल से मनुष्य प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। यानी कि प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी आदिकाल के यानी कि प्राचीन काल के मनुष्य थे वो किससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, प्रकृति से। अपने जो खाना था, कंदमूल, फल या उनके जो हथियार थे वो कहाँ से बनते थे, लकड़ी के, या जो पशु थे उनके हड्डी या दांतों से बनाते थे, जो कि कहाँ से मिलता था उन्हें, प्रकृति से ही। वास्तव में संसाधन वे है जिनकी उपयोगिता मानव के लिए हो। कोई भी जैविक एवं अजैविक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक वह मानव के लिए उपयोगी न हो। अर्थात वे पदार्थ या वस्तुएं या ऊर्जा जो मानव की सहायता के लिए या किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के साथ उनकी उपयोगिता एवं कार्यात्मकता जुड़ी हुई है। यह हो गया आपका प्रस्तावना कंप्लीट। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन का अर्थ तथा परिभाषा। चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन का क्या अर्थ होता है। सभी निःशुल्क प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव तत्व जिन्हें मानव अपनी बुद्धि, श्रम, तकनीकी कौशल, प्रयोग एवं अनुभव द्वारा आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करता है अथवा उसमें संशोधन तथा परिष्कृत कर अधिक उपयोगी बनाकर इसके गुण अभिमूल्य में वृद्धि कर उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। यानी कि जो ऊपर हम एग्जाम्पल में जितने भी जैव अजैव तत्व देखे हैं, संपदा देखे हैं, उसको क्या करते हैं मानव अपने बुद्धि कौशल से यानी कि अपने कौशल परीक्षण तकनीकी से उसे क्या करता है, उसके मूल में परिवर्तन करता है और उसे अपने उपयोग में लाता है, तब वह क्या बन जाता है, प्राकृतिक संसाधन बन जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। धरातल, मृत, जलवायु, वनस्पति, पशु, खनिज, ये सभी क्या है, मानव उपयोगी है, इसीलिए यह क्या है, संसाधन है। इसके परिभाषा भी देख लेते हैं। सामान्य शब्दों में प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। अब एक विद्वान के अनुसार भी देख लेते हैं। पी.ई. मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे तत्व होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। यह है उनके अनुसार परिभाषा। फिर अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार अथवा वर्गीकरण। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं जिनका वर्गीकरण विशेषज्ञों ने अपनी अध्ययन सुविधा के लिए विविध वर्गों में किया है, यानी कि अलग अलग प्रकार से किया है। और उन वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति, उपलब्धता, स्थायित्व, अधिकार क्षेत्र, पुनः प्राप्ति, वितरण क्षेत्र, उपयोगिता आदि आधारों पर किया गया है। संसाधनों के वर्गीकरण से तात्पर्य है संसाधनों को विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्गों में रखना।
इन्हें अलग अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इनके जो गुण है, स्वभाव है, यानी कि प्रकृति, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तथा यह विश्व में समान रूप से नहीं पाए जाते। कहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पर अधिक, कहीं पर कुछ संसाधन नहीं पाए जाते तो कहीं पर कुछ संसाधन नहीं पाए जाते। इसीलिए इसे अलग अलग वर्गों में रखा जाते हैं और अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। सामान्यतः इन्हें विभिन्न आधारों पर विविध वर्गों में रखा जाता है। इनमें से महत्वपूर्ण निम्नांकित है। तो चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन को किन किन आधारों पर किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी जो रूपरेखा वर्गीकरण की, इसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। तो यह है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार अथवा वर्गीकरण। जो संसाधन है उसे प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं वह पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार अथवा वर्गीकरण। तो विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर विभिन्न वर्गों में इसे रखा है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस आधार पर किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को विद्वानों ने दो वर्गों में रखा है, एक जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। तो ये दो वर्ग है जिसमें रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं अजैविक संसाधन क्या है और जैविक संसाधन क्या है। वे संसाधन जिनमें जीव नहीं पाए जाते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखते हैं, अजैविक संसाधन के अंतर्गत। जैसे कि मृदा है, जल है, खनिज है, वायु है, ये सभी क्या है, अजैविक संसाधन है। इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, अजैविक संसाधन के अंतर्गत। और जैविक संसाधन में वे सभी जैविक जीव जंतु रखते हैं जो कि सजीव होते हैं, जैसे कि वनस्पति हो गया, जीव जंतु, ये सभी किस में आ जाएंगे, जैविक संसाधन में। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में रखे गए हैं, एक अजैविक और दूसरा जैविक संसाधन। तो ये हो गया स्पष्ट। अब सेकेंड में जाते हैं। सेकेंड आधार जो है वह है प्राप्ति, उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर। क्या है, जो खनिज है या संसाधन है वो क्या होते हैं, सभी जगह पर प्राप्त नहीं होते या सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होते तथा उसका वितरण भी सामान्य रूप से नहीं होता। तो इस आधार पर विद्वानों ने इसे दो भागों में बांटा गया है, एक सर्वसुलभ संसाधन और एक स्थानीयकृत संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन का तात्पर्य है वे संसाधन जो सर्वत्र प्राप्त होते हैं, जैसे कि वायु, जिसे हम स्थानीय भाषा में हवा बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, सभी जगह विद्वान है। तो ये क्या हो गया, सर्वसुलभ। और सेकेंड दिया है स्थानीयकृत संसाधन, इसे उपभागों में भी बांटा गया है। तो स्थानीयकृत संसाधन क्या है, ये वे संसाधन होते हैं जो किसी स्थानों पर केंद्रीकृत होते हैं, जैसे कि खनिज वगैरह हो गए, ये क्या होता है, एक निश्चित स्थानों पर केंद्रीकृत होते हैं। ये सभी जगह जैसे कि वायु पाए जाते हैं वैसे नहीं पाए जाते। तो चलिए देख लेते हैं स्थानीयकृत जो संसाधन है उसे उपवर्गों में बांटा गया है, उसका उपवर्ग। स्थानीयकृत संसाधन को तीन उपवर्गों में रखा गया है, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और अद्वितीय संसाधन। अद्वितीय संसाधन को हम एकल संसाधन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर केवल प्राप्त होता है, जो अद्वितीय या एकल संसाधन है वह। तो चलिए देख लेते हैं इनके जो उपवर्ग है उसका थोड़ा सा जानकारी। तो स्थानीयकृत संसाधन के जो सामान्य सुलभ संसाधन है, यह क्या है, जो अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सामान्य सुलभ संसाधन कहलाते हैं। सर्वत्र में क्या होता था, जो वायु है वो सभी जगह प्राप्त होता है, लेकिन सेकेंड में जो स्थानीयकृत संसाधन है उसमें किसके अंतर्गत रखा गया है, सामान्य सुलभ संसाधन। इसमें क्या है, जो संसाधन लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, यानी कि अधिकांश क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, कुछ स्थानों को छोड़कर, जैसे कि कृषि योग्य भूमि है। और यहाँ पर ये भूमिगत जल को आप काट देंगे, इसमें केवल जल ही डालेंगे। ये जो भूमिगत है इसको काट के केवल जल को ही डालेंगे। तो ये हो गया कृषि योग्य भूमि, जल है जैसे कि पीने के लिए उपयोग करते हैं, ये क्या है, सामान्य सुलभ संसाधन जो कि अधिकांश जगह पर प्राप्त होते हैं। फिर है विरल संसाधन। तो विरल संसाधन क्या है, जो कहीं कहीं पर मिलते हैं, यानी कि खंडित होते हैं, जैसे कि खनिज संसाधन। ये क्या है, कहीं कहीं पर मिलते हैं, किसी स्थान पर, किसी राज्य में मिलते हैं, किसी गांव में मिलते हैं, इस प्रकार से सभी जगह नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, विरल संसाधन है। नेक्स्ट है एकल संसाधन अथवा अद्वितीय संसाधन। तो ये जो एकल संसाधन या अद्वितीय जो संसाधन है, यह क्या होता है, केवल एक ही स्थान पर प्राप्त होता है। जैसे कि नाइजीरिया में कोलम्बाइट नाम का एक संसाधन है जो विश्व में और कहीं पर प्राप्त नहीं होता, और ग्रीनलैंड में भी एक क्रियोलाइट नाम का संसाधन है
जो किसी और स्थान पर प्राप्त नहीं होता। तो ये क्या है, एकल संसाधन अथवा अद्वितीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये हो गया आपके प्राप्ति अथवा उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि इसे दो भागों में बांटा गया है, एक सर्वसुलभ और एक स्थानीयकृत। और स्थानीयकृत को पुनः भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, सामान्य सुलभ, विरल संसाधन और अद्वितीय संसाधन। तो ये हो गया सेकेंड आधार भी, इसका व्याख्या हम नीचे देखेंगे। फिर ये है स्थायित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। स्थायित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में रखा गया है, एक नवीनीकरण और सेकेंड है अनवीनीकरण। तो चलिए देख लेते हैं नवीनीकरण क्या है और अनवीनीकरण क्या है। जो नवीनीकरण संसाधन है उसे हम अक्षमाप्य संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नवीनीकरण संसाधन है वो एक बार उपयोग के बाद समाप्त नहीं होता, उसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, इसीलिए वह क्या है, नवीनीकरण है। और उसे हम अक्षमाप्य भी कह सकते हैं, क्योंकि वह समाप्त ही नहीं होता एक बार उपयोग के बाद। जैसे कि उदाहरण पर ले लेते हैं हमारे कृषि उत्पादन। क्या होता है कृषि उत्पादन में, हम फसल बोते हैं, इसके बाद पक जाने के बाद फिर से काटते हैं, काटने के बाद एक मौसम आता है, इसके बाद फिर से हम फसल उगाते हैं। तो ये क्या होता है, नष्ट नहीं होता, यानी कि यह अक्षमाप्य है और नवीनीकरणीय है। और उदाहरण भी देख सकते हैं आप, जल है, मृदा है, पवन है, सौर है, वनस्पति भी है। वनस्पति क्या होता है, एक बार समाप्त होता है या कट जाता है तो पुनः उसमें फिर से छोटा पौधा आ जाता है, तो ये भी है नवीनीकरणीय में। अब देख लेते हैं अनवीनीकरणीय। तो जो अनवीनीकरणीय है इसमें ये जो है ये समाप्य संसाधन है अनवीनीकरणीय, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है वो देख लेंगे। अनवीनीकरणीय संसाधन, जो अनवीनीकरणीय संसाधन है इसे हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि जो अनवीनीकरणीय संसाधन है वह क्या होता है, एक बार उपयोग के बाद पुनः समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा उपयोग नहीं कर पाते हम। जैसे कि खनिज संसाधन, इसे क्या करते हैं, हम एक बार उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोयला है, तो कोयला को क्या करते हैं, हम एक बार उपयोग करते हैं, इसके बाद वह पूरा समाप्त हो जाता है, उसका कोई भी अंश नहीं बच पाता जिसे हम उपयोग कर सकें। आपके पेट्रोल को ही ले लेते हैं, जो पेट्रोल है वो क्या करते हैं, हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूर तक जाते हैं, इसके बाद वह समाप्त हो जाता है, इसके बाद पुनः खरीदते हैं, वो तो वापस नहीं आता। तो ये हो जाता है अनवीनीकरण संसाधन, जिसे हम समाप्य संसाधन भी कह सकते हैं। ये हो गया स्थायित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण, अनवीनीकरण और नवीनीकरण, जिसे हम समाप्य और असामाप्य संसाधन के नाम से भी जान सकते हैं। फिर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो अब देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है, इसमें 3 लिखा गया है किंतु ये 4 है, ये राष्ट्रीय संसाधन यहाँ पर अलग है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन, फिर है सार्वजनिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसे सार्वभौमिक संसाधन भी कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन ये क्या है, यानी कि ये हम लोगों का निजी संसाधन है, जैसे कि हमारा कृषि भूमि हो गया, ये सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। फिर है सार्वजनिक संसाधन, जैसे कि गांव में होता है नलकूप, टेप नल जो वगैरह लगे रहते हैं पानी वानी के लिए, और सड़क जो है ये सभी क्या है, सार्वजनिक संसाधन है। बस वगैरह हो गया, ये सभी सार्वजनिक संसाधन है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, तो जिन संसाधनों पर राष्ट्र का अधिकार होता है वे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि राष्ट्र उसमें कभी भी आप लोगों से अधिकृत कर सकता है, तो ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन। और हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सभी लोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सभी देश विदेश सभी के, तो ये हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर नेक्स्ट वर्गीकरण है उपभोग के आधार पर। उपभोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है उसे 4 वर्गों में रखा गया है। एक होता है अप्रयुक्त संसाधन, जो संसाधन होते हैं उसे क्या करते हैं, मनुष्य उपयोग नहीं कर पाते, वो होता है। फिर है ये जो लिखा है ये अप्रयोजनीय है, जो प्रयोजन लिखा है ये सेकेंड में जो संसाधन दिया है वह है अप्रयोजनीय संसाधन, जो कि थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसमें आप ध्यान देंगे।
फर्स्ट है अप्रयुक्त संसाधन, सेकंड है अप्रयोजनीय संसाधन जो कि मानव के उपयोग में लगभग नहीं आ पाते, और थर्ड है संभाव्य संसाधन यानी कि आगे संसाधन बनने की संभावना है जिसे मानव अपने उपयोग में ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन यानी कि जो अभी हमें ज्ञात नहीं है लेकिन बाद में ज्ञात हो सकता है। ये हो गया। तो ये उपभोग के आधार पर इसे 4 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह है उद्देश्य अथवा आर्थिक उपयोग के आधार पर। तो चलिए देख लेते हैं उद्देश्य अथवा आर्थिक उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इसे 3 वर्गों में रखा गया है। एक खाद्य संसाधन यानी कि खाद्य उद्देश्य से, और एक है औद्योगिक संसाधन या व्यापारिक संसाधन भी कह सकते हैं जिसे उद्योग व्यापार ये सभी में ला सकते हैं, कच्चे माल ये सभी। फिर है शक्ति अथवा ऊर्जा संसाधन। ये जो शक्ति ऊर्जा संसाधन है ये क्या है, यातायात वगैरह में हमारे उपयोग होते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो गए उद्देश्य अथवा आर्थिक उपयोग के आधार पर। खाद्य संसाधन, औद्योगिक संसाधन एवं कच्चे माल, शक्ति ऊर्जा एवं संसाधन। तो ये हो गया हम लोग जो सामान्य वर्गीकरण देखे हैं। आगे हम देखेंगे इस सामान्य वर्गीकरण की व्याख्या। ये हो गया सामान्य वर्गीकरण। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। तो चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि आप इसे अच्छे से नोट तैयार कर सकें। आप लोगों को यदि ऐसे ही किसी और क्वेश्चन पर आंसर चाहिए तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाला करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण किए हैं उनकी व्याख्या देखते हैं हम। तो फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। इसे 2 वर्गों में रखा गया है, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजैविक संसाधन, इसके बाद देखेंगे जैविक संसाधन। तो देख लेते हैं अजैविक संसाधन क्या है। अजैविक संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं पहले। वे संसाधन जिनमें जीवन उपस्थित नहीं होते या जो निर्जीव होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अजैविक संसाधन कहते हैं। इसमें अजैव लिखा है, अजैव संसाधन, लेकिन ये अजैविक संसाधन लिखेंगे हम पूरा। जैसे कि मिट्टी, हवा, धातु, पत्थर आदि, ये सभी क्या है, अजैविक संसाधन है। इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु, खनिज, लोहा, तांबा, सोना, ये सभी क्या है, अजैविक संसाधन है। ये समाप्त होने योग्य है, जो पुनः नवीनीकरण के योग्य नहीं है। यानी कि अजैविक संसाधन जो है क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं। एक बार उपयोग के बाद यह पुनः उपयोग नहीं कर सकते या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये न तो नवीनीकृत होते हैं न ही पुनरुत्पादित होते हैं। ये इसका कारण है। तो ये हो गया आपका अजैविक संसाधन। अब देख लेते हैं जैविक संसाधन। जैव संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन उपस्थित होते हैं जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या होता है, ये पुनः जन्म लेते हैं। जैसे कि हम जन्म लिए हैं, हमारे बाद और भी जन्म लेते हैं, तो ये क्या होता है, जैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। वनस्पति भी है, एक बार वनस्पति समाप्त होते है, फिर से छोटा वाला पौधा जगता है, फिर काट देते हैं उसको तो फिर से आ जाता है, इस प्रकार से। और ये पशुधन भी है, और हमारे कृषि फसल भी है। क्या करते हैं, कृषि फसल को बोते हैं, इसके बाद उसकी पक जाने पर काट देते हैं, इसके बाद पुनः क्या करते हैं, पुनः बुआई करते हैं, पुनः काटते हैं, इस प्रकार से। तो ये सभी क्या है, नव्यकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये सभी क्या है, जैविक संसाधन हैं जिनमें जीवन होते हैं। फिर नेक्स्ट है प्राप्ति, उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर। जो संसाधन क्या होता है, वो सभी जगह प्राप्त नहीं होते या सभी जगह उपलब्ध भी नहीं होते तथा सभी जगह पे सामान्य वितरण भी नहीं होता। कहीं पास कम, कहीं पास ज़्यादा, कहीं पास होता है, कहीं पास नहीं होता है। तो इस आधार पर भी संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। तो प्राप्ति के तथा वितरण के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में रखा गया है, सर्वसुलभ संसाधन और स्थानीयकृत संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं सर्वसुलभ संसाधन क्या है और स्थानीयकृत संसाधन क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम सर्वसुलभ संसाधन। यह ऐसे संसाधन हैं जो सभी जगह प्राप्त होते हैं, जैसे कि वायु, मृदा, जल आदि। ये क्या है, सभी जगह प्राप्त होते हैं।
फिर है स्थानीयकृत संसाधन। इस वर्ग में वे संसाधन शामिल किए जाते हैं जो पृथ्वी के कुछ स्थानों पर ही एकत्रित और जिनका सभी जगह सामान्य वितरण नहीं मिलता, जैसे कोयला, जंगल व खनिज। ये सभी क्या है? स्थानीयकृत संसाधन है, जो क्या होता है सभी जगहों पर प्राप्त नहीं होते। इस जो संसाधन है इसको 3 उपवर्गों में बांटा है, जो कि निम्न है: सामान्य सुलभ, विरल संसाधन और अद्वितीय संसाधन, जिसे हम एकल संसाधन भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सामान्य सुलभ संसाधन क्या है। यह ऐसे संसाधन है जो सामान्यतः अधिकांश स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि जल है, वन है, मृदा है, कृषि क्षेत्र है। ये क्या है? लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, कुछ स्थानों को छोड़कर। तो इसे क्या कहते हैं? सामान्य सुलभ संसाधन कहते हैं। और यह किसका भाग है? स्थानीयकृत संसाधन का उपविभाजन है। फिर है नेक्स्ट में विरल संसाधन, जिसे हम दुर्लभ संसाधन भी कह सकते हैं। तो ये जो संसाधन है यह ऐसे संसाधन हैं जो कहीं कहीं प्राप्त होता है, जैसे कि खनिज है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, भूगर्भिक जल है। ये क्या है? कहीं कहीं पास प्राप्त होते हैं। फिर है अद्वितीय संसाधन या एकल संसाधन। यह ऐसे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर केवल एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। क्या होता है? पृथ्वी पर केवल एक ही स्थान पाए जाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अद्वितीय संसाधन का। ये जो नाइजीरिया में कोलम्बाइट नाम का तथा ग्रीनलैंड में क्रियोलाइट नाम का जो संसाधन है वह विश्व में केवल इसी स्थान पर पाए जाते हैं, कहीं और पर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एकल संसाधन या अद्वितीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक या उपलब्धता तथा वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्थायित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्थायित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्थायित्व के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा है, एक नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं नवीनीकरण संसाधन क्या है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति हमेशा होती रहेगी, अर्थात वे कभी नष्ट नहीं होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत इत्यादि। इसके अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग मानव द्वारा पुनः किया जा सकता है। इन संसाधनों का निर्माण निरंतर प्रकृति में होता रहता है। मानव के संतुलित प्रयोग से इन्हें कहीं कमी नहीं आती, यानी कि ये संसाधन ऐसा संसाधन है जो लगभग हमेशा उपलब्ध होते हैं और इन्हें नवीनीकृत किया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते। तो ये क्या है? नवीनीकृत संसाधन होते हैं जो कि अशमाप्य है, यानी कि समाप्त नहीं होता, इसे हम पूरा उपयोग में ला सकते हैं। तो ये होता है नवीनीकृत संसाधन। अब इसके कुछ उपवर्ग भी है, तो आप इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम जाते हैं अनवीनीकृत संसाधन पे। तो पहले इसका जो उपवर्ग विभाजन है ये देख लेंगे आप। नवीनीकृत संसाधन का उपवर्ग है इसमें नवीनीकरण और अपरिवर्तनीय संसाधन। तो ये जो है उपवर्ग है, तो इसे आप देख लेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अनवीनीकरण संसाधन। स्थायित्व के आधार पर जो संसाधन विभाजित है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तो नवीनीकरण जो देख लिए, अब देखेंगे अनवीनीकरण। ये नवीनीकरण का तीसरा पॉइंट है उप विभाजन का। अब देखते हैं हम अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिनका निर्माण प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होता है तथा इनकी मांग अधिक होने के कारण इन्हें समाप्त होने की संकट बना रहता है। जैसे कि पेट्रोल है, इसका क्या है? डिमांड बहुत अधिक है। हम जहाँ भी जाते हैं गाड़ी पे जाते हैं और इसमें क्या लगता है? पेट्रोल लगता है। और पेट्रोल क्या है? वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद फिर से पुनः हम लेते हैं, वह नवीनीकृत नहीं होता या हमारे पास वापस तो नहीं आता। तो ये क्या है? अनवीनीकरण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीनीकरण है। खनिज भी अनवीनीकरण है, जिसे एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत। तो ये हो गया स्थायित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। स्थायित्व के आधार पर 2 वर्ग में रखा है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उसको 4 वर्गों में रखा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है, क्या होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन
व्यक्तियों के स्वामित्व वाले निजी संसाधन होते हैं। इसमें भूखंड, घर, वृक्षारोपण, चारागाह, तालाब आदि शामिल होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत होते हैं या स्वयं डाले मतलब कि स्वयं बनाए होते हैं। जैसे कि तालाब है तो मछली पालन के लिए कुछ लोग अपने घर में ही तालाब बना के रखते हैं, अपने पशु भी रखते हैं, उसके चारागाह का प्रयोग भी मतलब निर्माण भी करते हैं। वृक्षारोपण है, स्वयं से वृक्ष लगाते हैं, उनका घर है, उनका भूखंड है, उसकी कृषि भूमि है, ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। फिर है सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो एक समुदाय के लिए सभी सदस्यों के लिए सुलभ होता है। जैसे कि कब्रिस्तान हो गया, आपका स्कूल वगैरह हो गया, ये क्या है, सामुदायिक संसाधन है। पेयजल के लिए हो गया, सड़क वगैरह, ये सभी है सामुदायिक संसाधन। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, अनिवार्य रूप से सभी व्यक्तिगत अथवा सामुदायिक संसाधन राष्ट्र के हैं, जो कल्याण के लिए उन्हें जब्त करने के लिए राष्ट्र के पास क्या है, वैधानिक अधिकार होता है। यानी कि जो राष्ट्र है वह उसे कभी भी अधिग्रहण कर सकता है। जैसे कि आपके पास क्या है, चारागाह है, और चारागाह किस पे बना होता है, शासकीय जमीन पे ही बना होता है या आबादी पे, तो इसे क्या कर लेते हैं, सरकार कभी कभी जब्त कर लेते हैं और इसे शासकीयकृत कर देते हैं। कभी कभी कुछ स्थान होते हैं जो कि प्राइवेट तौर पर रख लिए रहते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, उसे अधिकृत कर लेते हैं और उसमें कुछ स्कूल वगैरह या सार्वजनिक प्लेस का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय जमीन होता है, जिसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र है, ये क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उपभोग के आधार पर या उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसे जिम्मरमैन ने चार वर्गों में विभाजित किया है। उपभोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, जिम्मरमैन ने उपभोग के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है अप्रयुक्त संसाधन। पर्यावरण में अभी अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका मनुष्य उपयोग नहीं कर सका है। जैसे कि वस्तुएं अप्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र या अंटार्कटिक क्षेत्र, यहाँ पर संसाधन क्या है, विद्यमान है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं अभी तक के, क्योंकि वहाँ पर हम रह नहीं सकते, वहाँ पर बर्फ का जो चादर छाया हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका, इसका हम उपयोग नहीं कर पाए संसाधन को, तो यही हो गया आपका अप्रयुक्त संसाधन क्षेत्र हो गए। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं विशाल पर्वत श्रेणियाँ, महासागरीय तलीय या व्यापक अंतरिक्ष, अभी ये क्या है, ये सभी क्षेत्र जो है ये अप्रयुक्त संसाधन है जिसका हम उपयोग नहीं कर पा सके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अप्रयोजनीय संसाधन। प्रकृति के क्षेत्र में अनेक ऐसे संसाधन हैं जिनका मनुष्य वर्तमान ज्ञान या प्रकृति के स्तर पर उपयोग नहीं कर सकता, यानी कि अभी भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। जैसे कि अनेक विषैले जो गैस होते हैं उन क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे लिखा है, ये जो है गैस है, विषैले गैस से लिखाएगा यहाँ पर सुधार लेंगे। ये विषैले गैसें मानव के लिए उपयोगिता नहीं रखते। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, धुआं, तूफान, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी चमक आदि वस्तुएं या परिघटनाएं जिनका मनुष्य उपयोग नहीं कर पाते, ये क्या है, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वे संसाधन जो मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है वे क्या है, अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी निकट भविष्य में संसाधन बनने की संभावना होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ज्वारीय तरंगे, भूकंपीय लहरें, इनसे क्या होता है, ऊर्जा बनाने की कार्यक्रम लगभग प्रारंभ कर चुके हैं कुछ देश के लोग। ये सभी क्या है, हमारे संभाव्य संसाधन हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन। गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन जिन पदार्थों के उपयोग के विषय में मानव को आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है वे क्या है, गुप्त अथवा अज्ञात संसाधन कहलाता है। जैसे कि आकाश, चंद्रमा और पृथ्वी की परिभ्रमण गतियों के ऐसे ही अज्ञात संसाधन है। क्या है, उसकी परिभ्रमण गति का उपयोग क्या करते हैं, इसके बारे में आज भी
अज्ञात है। ज़्यादातर हम नहीं जानते कि किस वजह से ये सब हो रहा है। ये जो संसाधन यह अज्ञात है क्योंकि इसका हम उपयोग नहीं कर पाए हैं अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य अथवा आर्थिक उपयोग के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उद्देश्य अथवा पदार्थों के आर्थिक उपयोग के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में रखा गया है। खाद्य संसाधन, औद्योगिक संसाधन और कच्चे माल, और शक्ति या ऊर्जा के संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं खाद्य संसाधन के अंतर्गत क्या रखा गया है। खाद्य संसाधन, खाद्य संसाधनों से मनुष्य को भोजन की प्राप्ति होती है। इन संसाधनों को निम्नलिखित 4 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ। इनमें पेड़ों व वनों से प्राप्त होने वाले फल, बेर, केला, नारियल, खजूर, शहतूत, आम, कैथ, अखरोट, बादाम, चिलगोजा, अमरूद, सेब, केला आदि ये सभी आते हैं जो कि प्राकृतिक वनस्पति के प्राप्त खाद्य पदार्थ है। फिर है कृषि द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ है। इसमें कृषि द्वारा उगाए गए खाद्यान्न, सब्जियां, फल, दलहन, तिलहन, चीनी, चावल, मसाले, बागानी फसल, ये सभी क्या है, कृषि द्वारा उत्पादित फसल है। फिर है जीव जंतुओं से प्राप्त फसल। तो ये क्या है, दूध है, मांस है, अंडा, शहद, मछली, ये सभी क्या है, जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाला है। और कपड़ा वगैरह ये सभी किससे प्राप्त है, जीव जंतुओं के से ही प्राप्त होते हैं। फिर है खाद्य खनिज। ये सभी क्या है, नमक है, आयोडीन, ये सभी क्या है, खाद्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया खाद्य संसाधन। अब देख लेते हैं हम औद्योगिक संसाधन एवं कच्चे माल। औद्योगिक संसाधन एवं कच्चे माल। उद्योगों में काम आने वाले कच्चे मालों को औद्योगिक संसाधन कहा जाता है। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। औद्योगिक कच्चे मालों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि वन से प्राप्त कच्चे माल। इनमें लकड़ी, पत्तियां, फूल, घास, बांस, छाले, लाख, रेशम, बागानी, रबड़, बीज आदि सुगंधित फूल, ये सभी क्या है, वनों से प्राप्त होते हैं। फिर है जीव जंतुओं से प्राप्त कच्चे माल। वन्य व पालतू जीव जंतुओं से अनेक औद्योगिक कच्चे माल प्राप्त होते हैं। इनमें बाल, समूर, ऊन, खाल, ये सभी क्या है, हाथी दांत, सींग, चर्बी, ये सभी मोती वगैरह, स्पंज, रेशम शामिल, ये सभी हो जाते हैं इसमें। फिर है ये खनिज कच्चे माल उद्योगों में होने वाले जो होते हैं वे, जैसे कि तांबा है, जिप्सम है, अभ्रक, मैग्नीज, शीशा, टीन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरेनियम, गंधक, ये जितने भी प्रकार के धात्विक अधात्विक खनिज है, ये सभी खनिज के कच्चे माल ये सभी में आ जाते हैं जो कि उद्योगों के लिए प्रयोग होते हैं। फिर है कृषिकृत कच्चे माल। अनेक कृषि उत्पादित पदार्थों से भी उद्योगों को कच्चे माल प्राप्त होते हैं। चीनी उद्योग के लिए गन्ना, चुकंदर, वस्त्र उद्योग के लिए कपास, जूट, शन, हेप्स, बीड़ी, ये सभी सिगरेट वगैरह, ये सभी क्या है, कच्चे माल प्राप्त होते हैं। बीड़ी उद्योग में तेंदु पत्ते का प्रयोग करते हैं और तंबाकू कृषि क्रिया से प्राप्त होता है। ये सभी जो है औद्योगिक व कच्चे माल है। तो इनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और नोट भी तैयार कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है शक्ति या ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा अंतिम पॉइंट है इसमें। फिर इसमें है शक्ति या ऊर्जा संसाधनों को निम्नलिखित 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। तो चलिए देख लेते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में निम्नलिखित 2 उपवर्ग आते हैं, एक नश्वर ऊर्जा संसाधन और एक अनश्वर, मतलब कि जो क्षयशील और अक्षयशील भी कहते हैं इसको। क्षयशील यानी कि समाप्य और अक्षयशील मतलब असमाप्य या अनश्वर या नश्वर। तो ये हो गया आपके। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो परंपरागत संसाधन है इसमें नश्वर ऊर्जा संसाधन या क्षयशील संसाधन क्या है। नश्वर ऊर्जा संसाधन एक प्रकार का एक बार प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या हो जाता है, सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाती है। जैसे कि लकड़ी है, पीट है, कोयला, पेट्रोलियम, एल्कोहल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन, ये सभी क्या है,
नश्वर ऊर्जा संसाधन है या क्षयशील भी कहते हैं इसको। फिर देख लेते हैं अनश्वर ऊर्जा संसाधन। ये ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त नहीं होते, जिनका मनुष्य क्या करता है, बार बार प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सभी क्या है, अक्षमाप्य है, मनुष्य इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत गोबर गैस हो गया, आपकी सीवर उपचार के प्राप्त ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूकंपीय तरंगों से निर्मित ऊर्जा, ये सभी क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। तो ये हो गया परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक जो संसाधन है उसका वर्गीकरण, उसके प्रकार, उसके अर्थ परिभाषा सभी कंप्लीट। यदि आपके पास ऐसे ही कोई और क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे पास कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि उसे समझा पाए। धन्यवाद।